जितने भी हमारे क्षेत्र हैं सब टीमों को जो है आर्थिक क्षेत्र में उनको कुछ कलेक्शन की जिम्मेदारी दी थी और नांगल की जो हमारी टीम है उसने 40,000 रुपये का कलेक्शन जो है किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और बच्चों सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, जो आज का विषय है भारतीय संविधान, सरकार व समाज को सामाजिक इंडिया, सामाजिक लोकतांत्रिक भारत अगर सरकार नहीं बनाती तो समाज को सामाजिक इंडिया बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने उद्देशिका पढ़ी, हमारा संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ है, भारत का संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ है और इसकी उद्देशिका में जो भारतीय लोकतंत्र है उसके केंद्र में हमारे लोग हैं, भारत के लोग हैं। तो जो लोग हैं उन्हें जो संविधान का जो अधिकार है, संविधान ने जो जिम्मेदारी डाली है वो सरकार पे तो डाली ही है लेकिन लोगों पे भी डाली है और जो लोगों पे जिम्मेदारी डाली है वो जो जिम्मेदारी अगर सरकार अपना काम नहीं करती तो लोग उस काम को करेंगे। तो जो आम नागरिकों को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी और हक अधिकार दिया है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत का संविधान समर्पित करते समय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, ये आशंका जाहिर की थी कि भारत का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो अंततः वो बुरा ही साबित होगा। साथियों, शासक वर्ग कभी भी भारतीय संविधान के हक में नहीं रहा, उसके पक्ष में नहीं रहा। उसकी प्रबल इच्छा थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत पर उसका पूर्ण अधिकार, एकाधिकार हो जाए। जैसे संविधान, पहले एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे अंग्रेज के 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, तो उसके पहले क्या था? हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि संविधान लगाने से पहले क्या था। तो इसका आंसर ये है कि उससे पहले अंग्रेजों का राज था, अब अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी और उनका कानून चलता था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इसके पीछे एक्चुअल सच्चाई ये है कि जो अंग्रेजों का कानून चलता था वो केवल राजनीतिक और आर्थिक कानून ही चलता था। ये अंग्रेजों का विधान जो राजनीतिक और आर्थिक में ही चलता था। इसके साथ जो भारतीय जनता के जीवन में जो कानून चलता था वो कानून सामाजिक और धार्मिक कानून चलता था। एक्चुअल में जो हमारी मूल समस्या है वो आर्थिक और राजनीतिक और आर्थिक नहीं है। वो जो समस्या है हमारी सामाजिक और धार्मिक समस्या है, क्योंकि जो मनुस्मृति है वो सामाजिक और धार्मिक उसमें ही चलती है, वही हमारी मूल समस्या है। तो साथियों, जो यही कारण है कि शासक वर्ग अनेक लोगों के भारतीय संविधान की निर्मिति के समय ही उसका विरोध किया, क्योंकि बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से बहुत कुछ आप लोगों को मूल निवासी बहुजन समाज को दिलाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं दिला पाए। संविधान सभा के एक मेंबर गोकुल भाई भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो भारतीय संविधान है ये अन इंडिया है, ये गैर भारतीय है ये संविधान,
क्योंकि इसमें उनकी इसके लागू होने से उनकी श्रेष्ठता, जो श्रेष्ठता वो फील करते हैं, वो खत्म हो रही थी। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ लोगों का ये भी मानना था कि देश धर्म पहले और देश बाद में। कुछ का मानना था कि देश पहले और धर्म बाद में, लेकिन बाबा साहब का मानना था कि देश ही पहले और देश ही बाद में होना चाहिए। 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने संविधान सभा में यह भी कहा था कि भारत में गैर बराबरी की व्यवस्था, जिसको हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था भी कहते हैं, इसके चलते यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, संवैधानिक नैतिकता है, वो चली गई है। लोगों से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता वो खो दी है। तो उसका भी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है ताकि लोगों में नैतिकता रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे भी बाबा साहब ने बात की कि इनमें इसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। साथियों, जो पूर्ण रूप से अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नहीं है तो वो पूर्ण रूप से व्यवस्था के, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। इसमें बाबा साहब ने ये भी कहा कि इस देश में दोनों व्यवस्था में से या तो लोकतंत्र रहेगा या ब्राह्मण तंत्र रहेगा। ब्राह्मण तंत्र रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर लोकतंत्र रहेगा तो ब्राह्मण तंत्र नहीं रहेगा। तो अगर कार्यपालिका में बैठे लोग संविधान के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो संविधान का भी कोई फायदा नहीं होगा, संविधान भी बेकार की चीज हो गई। बाबा साहब ने ये कहा, अगर कार्यपालिका में बैठे लोग अगर उस पर ठीक से उस पर इम्प्लीमेंटर नहीं करते। वाल्टर बगौट ने कहा लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, बगौट के अनुसार, वाल्टर बगौट ने कहा है कि चर्चा से सरकार, अगर चर्चा से सरकार बननी चाहिए। उन्होंने ऐसी परिभाषा की। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोगों की सरकार लोगों को द्वारा और लोगों के लिए होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी विधि एवं रूप है जिसमें सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उसमें कोई रक्तपात की जरूरत नहीं है। बगैर रक्तपात के सामाजिक लोकतंत्र में सभी लोगों को न्याय मिलने का अधिकार होता है। अब सामाजिक, इस विषय में दूसरा है कि सामाजिक लोकतंत्र, सरकार है, संविधान है, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा है। बाबा साहब ने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में यह भी कहा था कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र की परिभाषा समझाते हुए कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता और न्याय के सिद्धांत मूल सिद्धांत होंगे। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय के सिद्धांत मूल सिद्धांत होंगे। तो इस भाषा को बाबा साहब ने लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र की आत्मा एक आदमी एक वोट है, मतलब एक आदमी एक मत एक वैल्यू, ये लोकतंत्र की आत्मा है। तो पर कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करता है। एक अच्छी सरकार वही है जो एक समुदाय को, एक अच्छी सरकार वही है जो एक समुदाय को दूसरे समुदाय के शोषण से रोके। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है। उसके मूलभूत अधिकारों का, हर आदमी के मूलभूत अधिकारों का उपयोग करने में उसकी सहायता करे। ये है सरकार के काम और ये संविधान में कहता है। अभी ये चीज़ें जब नहीं हो रही है तो आम जनता को, तीसरा कि आम जनता को, आम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में अगर समाज लोकतांत्रिक भारत, सामाजिक इंडिया बनाना चाहता तो उसको क्या करना चाहिए। इसमें तथागत बुद्ध का मैं विचार बताना चाहूँगा। तथागत बुद्ध ने अपने चिंतन से, ये तो ध्यान की बात होती है ना कि भगवान बुद्ध है ध्यान में बैठे थे, कोई ध्यान ना थे, वो समस्याओं पे चिंतन करते थे।
समस्या क्या है समाज में, उस पर बैठ के सोचते। तो जिसको हम ध्यान कह रहे हैं कि आने जाने की, अनुलोम विलोम की, वो सांसें के काउंट करने, वो ध्यान नहीं था। भगवान बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने अपने चिंतन में यह निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्मणी व्यवस्था के होते जिसका वास्तविक नाम ब्राह्मणी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था है, एक जटिल व्यवस्था है। और इससे निपटने के लिए, इससे बदलने के लिए हमें एक इससे अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उस व्यवस्था में कौन लोग होंगे? उसमें प्रशिक्षित योद्धा, प्रशिक्षित, इसके लिए सुप्रशिक्षित योद्धा व सद्गुण युक्त योद्धाओं की एक फौज खड़ी करनी होगी और उसके नैतिक मूल्य वाला विशाल संगठन खड़ा करना पड़ेगा। तथागत बुद्ध ने इस व्यवस्था के खात्मे के लिए ब्राह्मणवाद के प्रत्येक विचार, संस्कार और जीवन शैली को नकारा। मतलब कि धार्मिक, उसका कोई भी विचार, कोई भी संस्कार, गैर बराबरी की व्यवस्था का कोई भी विचार, कोई भी संस्कार जो हमारी जीवन शैली में है, उसको नकारना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मतलब पवित्र नहीं कर सकता। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता। व्यक्ति जो भी कुछ होता है वो अपने प्रयास के अनुसार, मतलब अपने विचार के कारण व्यक्ति जो भी बनता है, आज जो भी है, कोई भी कुछ भी है, वो अपने विचार के कारण है। और अगर वो कोई गुलाम बनता है तो वो अपने विचार के कारण ही गुलाम बनता है। और कोई आज़ाद होता है तो अपने विचार के कारण ही वो आज़ाद होता है। तो विचार बदलना है जो संगठन का काम है, हमारा काम है। तथागत बुद्ध ने किसी को खैरात नहीं बांटी, केवल विचार ही बताए और विचार ही दुनिया का राज करता है। जैसे हम जब मानते हैं तो विचारों के परिणाम स्वरूप ही होता है और विचार ही किसी को गुलाम और उसको आज़ाद कराता है। समस्याओं के समाधान के लिए, कोई भी समस्या हो, समस्याओं के समाधान के लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि समस्याओं के, कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमें स्वयं ही प्रयास करने होंगे। और आदमी अपने फल का खुद ही मतलब वो भोक्ता होता है। अपना दीपक खुद बनो, आप दीपो भाव, जो भगवान बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक हमें खुद बनना पड़ेगा। मैं रास्ता बता सकता हूँ लेकिन उस मार्ग पे आपको ही चलना पड़ेगा। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, वो जरूरी हो जाती है कि जिस समाज का या वर्ग का अपना वैचारिक आधार नहीं होता तो उसकी स्थिति उस बेपंदे के घड़े जैसी होती है, जो बिना बेस के, आधार के इधर उधर लुढ़कता रहता, बिना किसी ठोस विचार धारा के ना तो कोई सामाजिक आंदोलन चलाया जा सकता और ना ही सफल हो सकता। माओ त्से तुंग ने कहा था कि वंचितों, शोषितों का कोई भी संगठन, क्रांतिकारी जन आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके पास उसके क्रांतिकारी सिद्धांत, इतिहास की समझ, सही जानकारी और जन आंदोलन की वास्तविक समझ न हो। दूसरे के अनुभव, अगर हम एज इट इज दूसरों के अनुभव को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे के तैसे करेंगे, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे हम जूते का नाप लेकर पैर को, जूते के नाप के हिसाब से अपने पैर को काट रहे हों, अपने पैर को काटने की कोशिश दूसरे के जूते के नाप के हिसाब से कर रहे हो, तो वो एक ऐसा सीन हो जाएगा। ऐसा माओ को तुमने कहा। लेकिन साथियों, आज हम भारत के लोग लोकतांत्रिक संक्रमित अवस्था से गुजर रहे हैं। शासक जातियों ने निजीकरण की व्यवस्था को अपनाकर संविधान में दिए गए सभी मानवीय मूल्य अधिकारों की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र को खोखला कर दिया है। यहाँ 90% मूल निवासियों बहुजन समाज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको लाचार और दुर्बल बना दिया है। शासक वर्ग कुछ लोगों को ही सारे संसाधन देना चाहता है,
केवल 15% लोगों को, जैसे हम बात करते हैं 15% लोगों को ही देश के, सारे देश के साधन संसाधन देना चाहता है, और 85% जो मूल निवासी लोग हैं उनको वो कुछ नहीं देना चाहता। इसके विपरीत स्टालिन ने कहा है इसके विपरीत कि किसी वर्ग या वर्ण के बौद्धिक स्तर को एक मंजिल तक उठाने की बजाय अगर पूरे आवाम के बौद्धिक स्तर को 1 इंच भी ऊपर उठाया जाए तो वो बेटर है। तो सरकार जो है 15% लोगों को उठाना चाहती है और बाकी जो 85% लोग हैं उनको नहीं उठाना चाहते। अतः लोकतंत्र के लाभार्थी हमारी क्या ड्यूटी बनती है, अभी जो लोकतंत्र का फायदा, संविधान का फायदा हम लोगों को भी कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत मिला है। अतः लोकतंत्र के लाभार्थी होने के नाते आज भारतीय समाज को अपनी वास्तविक शक्ति का पहचानना पड़ेगा, अपनी वास्तविक शक्ति जो है उसको पहचानना पड़ेगा। क्योंकि भारत देश में अभी प्रजातंत्र थोड़ा बहुत, जैसे अभी हमें प्रस्तावक साहब रमेश जी ने बताया कि अभी भारत देश में थोड़ा बहुत प्रजातंत्र बचा हुआ है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि अभी इसे बुलेट की जगह बैलेट का ही सुविधा अभी है। प्रजातंत्र के बुलेट की जरूरत नहीं है, अभी तो बैलेट का ही है। तो इसलिए हमें एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य के महत्व को समझना होगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं इसकी तर्ज पे हमें लोकतंत्र के हत्यारों को नेस्तनाबूद करने के लिए एक साथ कदम उठाना चाहिए, नहीं तो सामाजिक लोकतांत्रिक भारत बनेगा। थैंक यू। जय भीम, जय मुर्मू। धन्यवाद चंदेलिया जी, काफ़ी गंभीर चर्चा इस विषय पर आपने रखी है और जिसकी आवश्यकता है। लोगों को वैचारिक स्तर पर ऊपर उठाना हमारी ज़रूरत है। साथियों, हमारा देहरादून से आगे चलकर अब हम पंजाब की तरफ चलते हैं। जालंधर से हमारे साथी इंजीनियर जीत सिंह जी हमारे बीच में